नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की इतिहास कक्षा छठी से आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल ये सभी वीडियो डाले हुए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली कड़ी में इस लेसन को हम शुरू कर रहे हैं, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। पहले हम मौर्य काल पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम गुप्त काल पढ़ेंगे। ये ऐसा चैप्टर है जो सभी परीक्षाओं में राजस्थान में आयोजित होने वाली आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित होने वाली एग्जाम्स, यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, सभी टेट की एग्ज़ाम में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये लेसन महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये कक्षा छठी में इसका बेस दिया हुआ है, लेकिन हम इसको विस्तृत रूप में तब भी समझ पाएंगे जब हम इसका बेस तैयार कर लेंगे। इसके लिए कक्षा छठी से ही हमने इतिहास की शुरुआत की है। बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं, उसके बाद ही आप आगे के वीडियो देखें, आगे की क्लास के वीडियो देखें, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना बेस मजबूत करना होता है। तो सभी मेरे मित्रगण इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा ही अच्छा लगता है थोड़ा भी अगर आपको मदद मिलती है इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सरल भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे और आपको आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य काल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान एवं शक्तिशाली शासक हुए। तो छोटे बच्चों को कक्षा छठी के जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल के 3 महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे, तो कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, जिसमें अशोक सबसे महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आचार्य चाणक्य का योगदान महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। तो आपको मैं बता दूं कि पहले घनानंद का शासन था और चाणक्य की घनानंद ने दरबार में बुलाकर उसकी बेइज्जती की थी। इसके लिए चाणक्य उससे रुष्ट हो गया था और चाणक्य ने ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक नीति बनाई जिसमें घनानंद को चाणक्य ने पराजित किया और फिर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। घनानंद से मगध की जनता नाराज थी। उसने जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किए थे। नंद वंश के शासनकाल में भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर ने जब भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में आक्रमण किया तब इन छोटे राज्यों में से कुछ ने उसका सहयोग किया था। तो ये जो घनानंद था, नंद वंश का शासक, इसने जनता पर बहुत ज़्यादा कर लगाए थे। जनता इससे बहुत नाराज़ थी। इसके लिए चाणक्य इसको यहाँ से खदेड़ना चाहता था और कोई ऐसे शासक को लाना चाहता था जिससे जनता खुश रहे और जनता का भला हो सके। तो नंद वंश के शासनकाल में भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर ने जब भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में आक्रमण किया तब इन छोटे राज्यों में से कुछ ने उसका सहयोग किया। आचार्य चाणक्य संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में भरना चाहते थे। ये हैं आचार्य चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत मदद की थी। उनके ये प्रधानमंत्री भी थे, उनके सलाहकार भी थे, उनके गुरु भी थे और इनकी ही मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आचार्य चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। तो मौर्य काल में कौन सा विश्वविद्यालय फेमस था? तक्षशिला, ये भी ध्यान में रखना है। उस समय मगध पर घनानंद नामक राजा का शासन था। प्रजा उसके राज्य से त्रस्त थी। एक बार राजा घनानंद ने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। उन्होंने तब ही इस अत्याचारी राजा के कुशासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। तो समझ गए कि चाणक्य ने क्यों बदला लेना चाहा घनानंद का, क्योंकि उसका अपमान हुआ था उसके दरबार में। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर मगध का शासक बना दिया।
एवं समय उसके प्रधानमंत्री बनकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो ये कौटिल्य की है, मतलब चाणक्य की है। और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र में अर्थ से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, ये मौर्य काल के शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली की जानकारी देती है ये बुक। फिर आचार्य चाणक्य एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, इसलिए उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ गए, विष्णुगुप्त और चाणक्य, कौटिल्य एक ही नाम है। चलिए फिर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाल्यावस्था से ही बाल्यावस्था में ही नेतृत्व का गुण था। नेतृत्व मतलब किसी संगठन का नेता बनकर उसको संभालने का जो गुण होता है वो चाणक्य में शुरू से ही था। चंद्रगुप्त मौर्य में वह अपने मित्रों के साथ खेल खेलते समय उसका नेतृत्व करना पसंद करता था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के इस गुण की पहचान कर उसे भारतवर्ष का सम्राट बनाने का निर्णय किया। तो वो जब देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य में ऐसा गुण है जो नेतृत्व कर सकता है, पूरे भारतवर्ष को अच्छे से संभाल सकता है, तो चाणक्य ने ये निर्णय ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त कर मगध का शासक बना था। तो घनानंद को कब परास्त किया? 322 ईसा में। और कब शासक बना? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बन गए थे। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे राज्यों को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को बुरी तरह से परास्त किया और चंद्रगुप्त मौर्य की सेल्यूकस से कांधार, काबुल, हेरात प्रदेश और बलूचिस्तान का कुछ भाग प्राप्त हुआ। तो सेल्यूकस हार गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसको हरा दिया। और उसके बाद में सेल्यूकस को क्या क्या देना पड़ा, कौन कौन से राज्य देने पड़े? काबुल, हेरात प्रदेश, बलूचिस्तान और कंधार, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से मिले। और साथ ही सेल्यूकस की पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। तो देखो, सिकंदर पर आक्रमण किया और सिकंदर को हरा दिया। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को बुरी तरह से परास्त किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस ने फिर क्या किया? उसने कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान का कुछ भाग चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। साथ ही अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया और अपने राजदूत को, मेगस्थनीज को, इनके दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। आगे है, फिर वो मेगस्थनीज कई सालों तक पाटलिपुत्र में रहा। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी। हमने पहले देखी थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, जिसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में इंडिका हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलती, परंतु यूनानी लेखकों ने इंडिया की कुछ घटनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। इंडिका लिखी है, लेकिन ये पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं मिली, लेकिन कुछ यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने इस पुस्तक के बारे में बताया है, उन्होंने इस पुस्तक को अपने साहित्य में स्थान दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया और जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और कौन सा धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त ने? जैन धर्म अपना लिया था। और फिर चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाया तथा तप का मार्ग अपनाया। तो चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? भद्रबाहु। चलिए, चंद्रगुप्त के बाद में उनका पुत्र आता है बिंदुसार। अब मैं आपको बताऊंगी बिंदुसार के बारे में। तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि अमित्रघात के नाम से किसको जाना गया है? तो बिंदुसार को। आचार्य चाणक्य उसके दरबार में भी प्रधानमंत्री थे। जो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी प्रधानमंत्री था और फिर बिंदुसार के भी दरबार में प्रधानमंत्री रहा। बिंदुसार से
272 ईसा पूर्व तक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। तो बिंदुसार ने 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र अशोक के हाथ में आ गई। ये है अशोक। मौर्य सम्राट अशोक अपने पिता के शासनकाल में प्रांतीय उपता था, इससे उसे शासन करने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो वो अपने पिताजी बिंदुसार के साथ पहले ही शासन व्यवस्था में उनकी मतलब सहायता करता था और प्रांत में वो राज्यपाल के रूप में था, तो प्रशासक था, इससे उन्हें शासन चलाने का अच्छा खासा अनुभव प्राप्त हो गया था। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण पत्र अशोक के काल से प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी राजा एवं अशोक लिखा मिलता है। तो अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है कि देवों में, सभी देवताओं में जो प्रिय होता हो, तो ऐसा नाम मिलता है। और उसके अभिलेखों में उसका नाम अशोक भी मिलता है। अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बना। तत्पश्चात अपने 30 वर्ष के शासनकाल में उसने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया। मगध के पड़ोस में कलिंग का शक्तिशाली राज्य था जिसे अशोक जीतना चाहता था। इस कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो 269 ईसा पूर्व तो मौर्य सम्राट बना था अशोक, और फिर उसने 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग को जीतना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि कलिंग के आक्रमण से उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। जो वह भेरी की जगह, युद्ध भेरी की जगह उन्होंने धम भेरी अपना लिया था। मतलब कभी भी जिंदगी में युद्ध नहीं करूँगा, इतना नरसंहार देखकर उनका हृदय पिघल गया था। तो ये है अशोक का साम्राज्य। और कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला किया। सम्राट अशोक प्रथम शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। तो सम्राट अशोक के अभिलेख संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जो आम लोगों की भाषा थी। उत्तर पश्चिम के कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में हैं और अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो लिपि तो ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी, लेकिन अन्य लिपियों में भी कुछ अभिलेख मिलते हैं। सम्राट अशोक की धार्मिक नीति। तो अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इनके अभिलेखों से मिलती है। अभिलेखों में उन्होंने अपना नाम अशोक भी बताया है और देवानाम प्रियदर्शी भी बताया है, और उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, बहुत लोग मारे गए। निर्दोष लोगों को मरते देख उनका हृदय पिघल गया और हमेशा के लिए ये फैसला कर लिया कि ज़िंदगी में कभी युद्ध नहीं करूँगा, और फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक की धार्मिक नीति। तो इनकी धर्म के प्रति नीति कैसी थी? सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखी। मतलब उदार नीति का मतलब क्या है कि किसी को भी कोई भी धर्म मानने से अशोक ने मना नहीं किया, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखा। उसने अच्छे आचरण पर बल दिया एवं पशु वध को दंडनीय घोषित कर दिया कि कोई भी पशु का वध नहीं होना चाहिए। अगर कोई पशु का वध करेगा, मारेगा, तो उसको दंड दिया जाएगा। सम्राट अशोक का एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे। इन लोगों के बीच सद्भाव एवं एकता बनाए रखने हेतु अशोक ने प्रजा को शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझा। तो इस कार्य के लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो लोगों को शिक्षा देते थे। तो धर्म से संबंधी नीति और आचरण की शिक्षा जो देते थे उनको धम्म महामात्य कहा जाता था। तो अशोक ने उनकी नियुक्ति की। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित इस नीतिगत शिक्षा को सम्राट अशोक का धम्म कहा जाता है, जिसमें जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता था। अशोक के धम्म के दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर नीतिगत तरीके से रहने की बातें कही। यथा पड़ोसी से न लड़ो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, दूसरे धर्म के प्रति आदर सम्मान रखो और दूसरे धर्म के लोगों से टकराव न करो, इत्यादि सब बातें धम्म की नीति में अशोक ने बताई। फिर आगे बताते हैं, बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक ने
पुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया और फिर विदेशों में धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न धर्म प्रचारक भेजे, जिनका विवरण निम्नानुसार है। तो मतलब बौद्ध धर्म में कुछ मतभेद थे, उनको दूर करने के लिए अशोक ने ये तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन पाटलिपुत्र में किया। तो किस किस को मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भेजा? सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, महारक्षित को यवन प्रदेश भेजा और रक्षित को वनवासी उत्तरी कन्नाडा में भेजा। विदेशों में भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार के सम्राट अशोक का योगदान अद्वितीय रहा। तो विदेशों में इन्होंने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और अपने लोगों को, अपने जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उनको अलग अलग जगह पे भेजा। फिर से देख लेते हैं। सोने उत्तरा को कहाँ भेजा? स्वर्ण भूमि में। महेंद्र और संघमित्रा बताते हैं ये इनके बेटा और बेटी थे, इनको भेजा श्रीलंका। महारक्षित को यवन प्रदेश भेजा और रक्षित को वनवासी भेजा। फिर सम्राट अशोक के जन कल्याण संबंधी कौन से कार्य थे? तो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। उसने घोषणा करवाई कि जनता अपने कष्ट निवारण के लिए राजा से किसी भी समय मिल सकती है। सम्राट अशोक के समय प्रजा के कष्टों में कमी आई थी तथा उनके नैतिक आचरण में वृद्धि हुई। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने मतलब जन कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। सड़कें बनवाई, सड़कों के आसपास छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई और मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। और उसने घोषणा भी करवाई कि जनता के कष्ट के निवारण के लिए राजा से किसी भी समय जनता मिल सकती है। तो इस तरह से प्रजा के कष्टों में कमी आई और नैतिक आचरण में वृद्धि हुई। तो सम्राट अशोक के उत्तरवर्ती मौर्य सम्राट अयोग्य और दुर्बल होने से मौर्य साम्राज्य का फिर पतन हो गया। आज हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा, उसमें 3 हमने मुख्य प्रशासक पढ़े। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक, जिसमें हमने अशोक के कलिंग युद्ध की चर्चा की, फिर उनकी धर्म नीति के बारे में चर्चा की, उनके जन कल्याण के कार्यों संबंधी चर्चा की और मौर्य साम्राज्य अच्छे से सभी को समझ में आया होगा। हाँ, तो हमने मौर्य काल अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण आदि वंशों का शासन रहा। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कनिष्क हुआ। कनिष्क का साम्राज्य भी विशाल था। 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली। इस वंश के लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वंश के शासन काल में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा अधिक समृद्ध हुई, जिसकी शुरुआत मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त एवं आचार्य चाणक्य ने की थी। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो सन 319 से 320 ईस्वी में शासक बना। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये एक कुशल प्रशासक था और कला एवं साहित्य का संरक्षक और उदार शासक भी था। तो बच्चों, मौर्य वंश के पतन के बाद क्या हुआ? बहुत सारे दूसरे वंश आए, लेकिन कोई भी ऐसा वंश नहीं आया, कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने मौर्य काल में जिस तरह से चंद्रगुप्त अशोक ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध रखा था, वैसे एक सूत्र में भारत पर शासन कर सके। ऐसा कोई वंश नहीं आया और ऐसा कोई शासक नहीं हुआ। तो शुंग वंश आए, सातवाहन आए, कुषाण आए, ये सभी आए। तो कुषाण शासकों में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था वो था कनिष्क, और कनिष्क का साम्राज्य वैसे विशाल था। 4वीं शताब्दी में क्या हुआ? गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाल ली थी और इस वंश ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो गुप्त वंश के शासन काल में भारतीय संस्कृति और कला बहुत आगे तक बढ़ी। इसके लिए इस काल को साहित्य का नहीं, संस्कृति का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो स्थापत्य का स्वर्ण काल है जो, वो गुप्त काल को कहा जाता है। समुद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह इस गुप्त युग का प्रथम प्रतापी शासक था। वैसे श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक था।
वास्तविक जो प्रशासक माना जाता है गुप्त शासन का वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो 320 ईसा में बैठे थे गद्दी पर। फिर समुद्रगुप्त आए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त मगध का शासक बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश का बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में एक था। वह पराक्रमी, वीर एवं विद्वान था। राजा बनते ही उसने उत्तर भारत के सभी शासकों को पराजित कर दक्षिण व पूर्वोत्तर में भी अपना राज्य विस्तृत कर दिया। तो उसने उत्तर भारत के तो सभी शासकों को पराजित किया ही, साथ साथ दक्षिण और पूर्वोत्तर में भी अपना राज्य विस्तृत कर दिया। समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि इसमें अपना एक घोड़ा छोड़ा जाता है। राजा एक अपना घोड़ा छोड़ता है और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा, जितनी दूर तक जाएगा उतनी दूर तक उसका वह मतलब राज्य हो जाएगा। और जिस राज्य के शासक ने उस घोड़े को रोक लिया तो इसका मतलब ये है कि वह राज्य इसके अधीन नहीं होना चाहता और वह राज्य युद्ध करने के लिए तैयार है। और अगर युद्ध में वह परास्त हो जाता है सामने वाला, तो भी मतलब उसको अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि जहाँ भी घोड़ा जाएगा उतना स्थान वहाँ का राज्य मतलब इसके राजा के हक में होता जाएगा। तो समुद्रगुप्त ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी स्मृति में अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे और उनके सिक्कों पर ये वीणा बजाते थे, इसके लिए सिक्कों पर वीणा का भी चित्र है। अश्वमेध यज्ञ किया तो इसमें अश्व का भी चित्र है, मतलब घोड़े का भी चित्र है। तो सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। उसके दरबार में अनेक कलाकार एवं विद्वान थे। हरिसेन उसका मंत्री एवं लेखक था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो प्रशस्ति क्या होती है कि प्रशंसा लिखी जाती है। तो उसने गुप्त साम्राज्य के बारे में प्रशंसा लिखी, किसने? हरिसेन ने। और प्रयाग मतलब इलाहाबाद में वो प्रयाग प्रशस्ति है, एक स्तंभ है लंबा सा, जिसके ऊपर वो गुप्त काल के बारे में सारी प्रशंसाएं लिखी हुई हैं। समुद्रगुप्त समय एक महान संगीतज्ञ था, जिसे वीणा वादन का शौक था। वह प्रजापालक एवं धर्मनिष्ठ शासक था, जिसने वैदिक धर्म एवं परंपराओं के अनुसार शासन किया। तो यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों कि प्रथम जो प्रतापी शासक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम, जो 322 ईसा में गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद में उसका योग्य पुत्र आया समुद्रगुप्त, जो कि वीणा वादक भी था, जिसने सोने के सिक्के भी चलाए, जिसने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता। तो इस तरह से वह योग्य था। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। वह अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह योग्य एवं प्रतिभाशाली था। उसे कला विद्या के संरक्षक तथा अद्वितीय योद्धा के रूप में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। उसने शक एवं कुषाण शासकों को परास्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य भी भारतवर्ष के बहुत बड़े भाग पर विस्तृत था। उसने शकों और कुषाणों को परास्त किया। तो शकों को परास्त करने के कारण उनको शकारी भी कहा जाता है और उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य बहुत बड़े भाग पर विस्तृत हो गया था। विजय अभियानों के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय युद्ध क्षेत्र में जितना वीर था, शांतिकाल में उससे कहीं अधिक कर्मठ था। वह स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। तो नवरत्न किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो कौन कौन से थे? महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटरपर, धन्वंतरी, शंकु, वरामवीर, सपनक, वेताल भट्ट और वररुचि। ये सब 9 उनके दरबार में थे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन उनके दरबार में नहीं था, नवरत्नों में कौन नहीं था। तो आपको याद करने हैं ये सभी नाम। फिर चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में लिखा है।
कि उसकी प्रजा सुखी है। राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। चांडालों के अलावा कोई मांस और मदिरा का सेवन नहीं करता है। लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं। तो ये सब बातें किसने लिखी? फाहियान ने, जो कि चीनी यात्री था और जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा था बहुत साल तक। और उसने लिखा कि यहाँ की प्रजा बहुत सुखी रहती है और प्राणदंड नहीं मिलता है और कोई मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल प्रजा के लिए सुखमय और संपन्नता भरा था। गुप्त काल में प्रजा सुखी थी, राजा दयावान थे, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, चारों ओर समृद्धि एवं उन्नति का बोलबाला था, सोने के सिक्के प्रचलन में थे। इस काल में कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, इसलिए गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो कौन सा काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त काल का। और बहुत ही हमने गुप्त काल में किनको पढ़ा? चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। 3 सम्राट हमने मौर्य काल के पढ़े और 3 ही हमने गुप्त काल के पढ़े। अच्छे से इनको समझना है, फिर से वीडियो को सुनना है। और वीडियो अच्छा लगा है, आपको पूरा लेसन समझ में आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ज़रा भी पॉइंट इसके समझ में आए हैं, आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी जान पड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।